बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम हम्दो सना है रब कायनात के लिए कि जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, और तमाम दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत में इस दुनिया को तख्लीक किया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे। मेरी ज़बान की गराह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले चंद बातें करूंगी आपके साथ। सबसे पहले ये कि 16 दिसंबर जो पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई सियाह तरीन दिन है, इस बार यानी 2023 का जो 16 दिसंबर आया, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई और खुशी भी हुई कि 16 दिसंबर को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया और खुल के बहुत सारी बातें की गई। बिलखुसूस खुशी इस बात की है कि 16 दिसंबर पे खौफ तारी होता था और खुल के लोग बात नहीं करते थे, लेकिन इस बार खुशी इस बात की है कि पंजाब साइड के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खुल के इस पे बात की। बिलखुसूस हामिद मीर साहब का जो चैनल है वो लाजमी विजिट कीजिएगा और 16 दिसंबर के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, किताबों का हवाला दिया है, हमूदुर रहमान कमीशन के बारे में बात की है, वो आप ज़रूर सुनिएगा। शायद मुझ में ये ताब, ये ताकत, ये मजाल नहीं कि मैं हामिद मीर की तरह खुल के 16 दिसंबर पे बात कर सकूं, लेकिन मुझे खुशगवार हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन 16 दिसंबर के हवाले से जो पाकिस्तान का एक बाजू काटा गया, जो पाकिस्तान को दो लख्त किया गया, उसके हवाले से खुल के बात हुई। हम 16 दिसंबर को अपनी मसरूफियात की वजह से और कल भी अपनी मसरूफियात की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सके, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जमा हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आज आपके साथ बैठ के शेयर करें। नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है इसका सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो टॉपिक है पीटीआई के हवाले से, पीपी के हवाले से और एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के हवाले से। बात का आगाज़ करूंगी कि परसों अचानक से पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया और तमाम सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। जब बेचैन होके तलाश शुरू की कि आया माजरा क्या हुआ है, तो पता चला कि पीटीआई का वर्चुअल एक जलसा है जो कि दुनिया के 30 ममालिक में देखा जाना है और बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के फेवर करने वाले लोग, अवाम, वर्कर उसमें शरीक होंगे और उस जलसे को पूरी दुनिया में जाने से रोकने के लिए तमाम सोशल मीडिया की साइट्स को बैन कर दिया गया और इंटरनेट को फिल वक्त मुअत्तल कर दिया गया। अवाम की रसाई इंटरनेट तक ना हो सकी। उसके बावजूद सुनने में आ रहा है कि जो पीटीआई के जराए हैं, जो पीटीआई के तर्जुमान हैं, वो बता रहे हैं कि जलसे में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। तो बिल्कुल की होगी। अवाम जिसको पसंद करते हैं वो तमाम तर पाबंदियाँ, तमाम तर हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, जंजीरें तोड़ के वो शरीक होते हैं अपने लीडर के लिए। लेकिन मैं जो आपके साथ व्लॉग बना रही हूँ, मुझे कुछ शुभामात है। मैंने आपसे हमेशा कहा कि मैं जो सब एक डगर पे चलते हैं उस पर नहीं चलती। मेरा अपना एक सोचने का अंदाज है, क्योंकि मालिक कायनात ने हर शख्स की अपनी एक शख्सियत बनाई है, उसको दिमाग दिया, हर कोई अपने अंदाज में सोचता है। तो नाजरीन, 1 करोड़ से ज़ायद अफराद का जमा होना और फिर उस जलसे को यूट्यूब या सोशल मीडिया की साइट्स को रोक के इस तरह से एक तरह से तशहीर करना कि जो नहीं भी देखना चाह रहे, जो पीटीआई वर्कर नहीं है, जो पीटीआई फॉलोवर्स नहीं है, जो पीटीआई के हमदर्द नहीं है, उन्होंने भी रुजू किया उस जलसे को देखने के लिए कि आया ऐसी क्या खास बात है। और आपको पता है टेक्नोलॉजी फास्ट है और पाकिस्तानी कौम तो जुगाड़ की माहिर है। पाकिस्तानी कौम जुगाड़ पे जो है ना, जुगाड़ करना ख़त्म है पाकिस्तानी कौम के ऊपर। तो लोगों ने वीपीएन ऑन करके और मुख्तलिफ लोगों के पास जो है बाहर किसी में है या मतलब जो भी कुछ करके, जिनको नहीं भी वो जलसा देखना था वो जलसा देखा और इस तरह से पीटीआई की
कामयाबी जो है वो हमें नजर आई। लेकिन इन सब के पीछे, जैसा मैंने कहा कि मेरा अपना सोचने का अंदाज है, इन सब के पीछे मेरे जहन में एक चीज आ रही है कि जिस तरह से 2018 में इमरान खान साहब को चोर दरवाजे से लाके वजारत उज़्मा पे बिठाया गया था, कि हम बाहर निकले थे और हमने इलेक्शन के दौरान पोलिंग बूथ्स का और इलाकों का मुआयना किया था, तो हर जगह सन्नाटा था और बकौल कुछ लोगों के कि पोलिंग स्टेशंस पे कुत्ते लौट रहे थे, और हकीकत है अवाम वहां नहीं थे। लेकिन फिर जब हमने नताइज देखे तो उन नताइज से वो नताइज क्या सामने आए कि पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप कर गई और वो जीत गई, और वजारत उज़्मा के जो मनसब है इस पे इमरान खान साहब आ गए। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के कल भी लाडले थे और आज भी। जिस वक्त रात के 12 बजे अदालत खोल के इमरान खान साहब को फारिग किया गया था, उस वक्त मैंने अपने जर्नलिस्ट दोस्तों में कहा था कि ये लाडला है और ये लाडला ही रहेगा, इसको मजलूम बनाने के लिए ये सब कार्रवाई की गई है ताकि अवाम के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा हो। इमरान खान साहब ने 4.5 सालों में ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई जिसकी बिहाफ पे वो आने वाले इलेक्शनों में अपना बयानिया बना सकते और कह सकते कि हमने अवाम के लिए ये किया है, तो इसलिए आप हमें दोबारा मुंतखब करें। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि इनको मजलूम बनाया जा रहा है ताकि ये अगले इलेक्शनों में अगर कोई पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए कुछ नहीं कर सके हैं तो कम से कम ये रोना रो सकते हैं कि मुझे जो है ज़बरदस्ती निकाला गया और मुझे गिरफ्तार किया गया और मैंने जेल की अजियतें झेली और मैंने ये सब किया, जिस तरह से सियासतदान करते हैं। तो वही चीज़ मुझे आज नज़र आ रही है कि इमरान खान आज भी इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, मंजूर नज़र हैं। अब ये बात साबित करने के लिए कुछ आपके सामने हालात व वाक़यात रखूंगी। अगर आपका जहन कहे कि हाँ मेरी बात में, मेरे पॉइंट में दम है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको लगे कि नहीं मेरी बात में दम नहीं है, मेरी बात ऐसे ही है, तो मैं आपकी राय का एहतराम करूंगी। लेकिन जो मेरा सोचने का अंदाज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाज़रीन, कराची शहर मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात, उसका लीडर अपने वो कारकुनान जिनको मावराए अदालत कत्ल किया गया, जिनको बिला जवाज उठाकर आज तक लापता किया गया है, तकरीबन 25,000 से ज़ायद नौजवान आज भी लापता हैं। और हम अक्सर आपके साथ शेयर करते हैं कि उनकी फैमिलीज हाई कोर्ट में आके फरियाद कर रही होती हैं कि अगर हमारे प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं तो कम से कम आप हमें यही बता दें कि वो भी इस दुनिया में नहीं है, ताकि हम रो धो के चुप हो जाएं। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सिंध पुलिस जो है वो हाथ खड़े कर लेती है कि हमें नहीं पता, हमने नहीं उठाया, और जो लोग हैं उनके लिए हम कह नहीं सकते कि किसने उठाया। बहरहाल 25,000 नौजवान आज भी लापता हैं। हजारों यानी 15,000 से ऊपर जो है नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल करके मरगला की पहाड़ियों से फेंकने का इंकशाफ किया गया बाकायदा असेंबली के फ्लोर में। इन तमाम हालात को देखते हुए उस जमात के, उन कारकुनान के, उन अवाम के लीडर ने अगर निज़ाम को मुर्दाबाद कहा तो हम सब ने उसकी मजम्मत की और आज भी मजम्मत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उस शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, हजारों बार लिख लिख के मुख्तदर इदारों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, यानी जो भी करता धरता है बड़े लोग हैं, उन सबसे माफिया मांगी, लेकिन उसको माफी ना मिली। और आज तक 7 साल गुजरने के बावजूद, जो पाबंदी सिर्फ 6 महीने की लगी थी, 7 साल गुजरने के बावजूद पाबंदी है और आज भी उसका नाम लेना एक जुर्म है। तो मैं आपको कुछ हालात और वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगी कि जब उस जमात पे, उसके लीडर पे पाबंदी लगी, सिर्फ जमात पे पाबंदी नहीं लगी थी, उस लीडर पे 6 माह की पाबंदी लगी थी तहरीर और तकरीर पर, लेकिन वो पाबंदी आज भी कायम है। मेरा सवाल है कि अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगी थी। अल्ताफ हुसैन का घर जो अजीज़ाबाद में वाक़ है, सीमेंट मट्टी के गारे का बना वो घर, जो न सिर्फ अल्ताफ हुसैन के वालिद की तरफ से तमाम बहन भाइयों की मिल्कियत है, उस घर का क्या कसूर था जिसे पहले बेदर्दी से जलाया गया और उसके बाद उसे बिल्डोज करके खंडर में तब्दील कर दिया। उसके बाद अल्ताफ हुसैन का बनाया हुआ मरकज खुर्शीद मेमोरियल हॉल, जहां
तमाम वज़रा मिनिस्टर अपने मुख्तलिफ औकात में बैठते थे और आवाम के मसाइल हल किया करते थे, आवाम तक उनकी रसाई थी। उस जगह पे तो पाबंदी नहीं लगी थी, मगर उसको भी तोड़ा गया, उसको भी सील किया गया। अब आ जाएं आप, एक तंजीमी स्ट्रक्चर होता है हर सियासी जमात का, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी हो, मजहबी जमात हो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, इलाकों में उनके सेक्टर्स और यूनिट होते हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी यूनिट्स और सेक्टर्स से उनको बाकायदा बिल्डोज करके मिन्हदाम किया गया और बाकायदा आज भी वो खंडर की तरह मौजूद है। तो सवाल ये है कि पाबंदी तो अल्ताफ हुसैन पे लगी थी, फिर इन जगहों को क्यों तोड़ा गया? पाबंदी तो अल्ताफ हुसैन पे लगी थी, तो अल्ताफ हुसैन के नाम लेने वाले, हमें याद है पिछले साल कुछ खवातीन पाकिस्तान के झंडे उठाए और प्रेस क्लब पे 14 अगस्त मनाने के लिए प्रेस क्लब गई थी और उन्होंने कहा था हम भी पाकिस्तानी हैं और हमारे बच्चों को जिनको लापता किया है उनको रिहा किया जाए आज की 14 अगस्त की खुशी में, और जिनको मावरा अदालत बेकसूर कत्ल किया है उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। तो हम उस वक्त वहाँ मौजूद थे, हम आई विटनेस हैं कि उन खवातीन को बालों से पकड़ के उनके हिजाब गिरा के सिंध पुलिस ने घसीटते हुए रेंजर्स की सरबराही में उनको उठा के ले गए और गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, ये आप तस्वीरें देखिए कि इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि ये जो इलाके हैं ये कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस आपको नजर आ रही हैं ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये कराची का इलाका अजीजाबाद, मुक्का चौक और अजीजाबाद का जो जिना ग्राउंड है एक बहुत बड़ा पार्क, उसके दरमियान का इलाका है जो मंजर पेश कर रहा है कि जैसे ये मकबूजा कश्मीर हो। और इस इलाके को कोई दूर की बात नहीं है, इसी साल इसी महीने 9 दिसंबर की ये तस्वीरें हैं कि इस इलाके को उस वक्त रात से ब्लॉक कर दिया गया, घेर लिया गया कि जब हर साल की तरह एमकेएम की खवातीन अपने शोदा के लिए इज्तिमाई कुरान खानी करने यादगार शोदा पर आकर इज्तिमाई कुरान खानी करती हैं, दुरूद व सलाम की महफिल होती है। इस इलाके को जब से अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगी है बाकायदा ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ये इंडिया का कोई इलाका लग रहा होता है और जो खवातीन आती हैं उन्हें बाकायदा मारा जाता है, जद्दोकोब किया जाता है और बालों से पकड़ के उनको गिरफ्तार करके घसीट के लेके चले जाते हैं और जरा एहसास नहीं होता कि ये माएँ बहनें बेटियां हैं इसी कौम की। तो जब मैंने पशीन का जलसा देखा कि जहाँ पीटीआई के वर्करों का स्टेज जो है वो हटा दिया गया, शामियाने हटा दिए गए, तो लाखों अफराद ने वहीं बैठ के अपना जमीन पे बैठ के वो जलसा जारी रखा। उसके बाद हमने ये वर्चुअल जो जलसा होना था इसको देखा। तो नाज़रीन जब मैंने पशीन का जलसा देखा और पीटीआई का ये वर्चुअल जलसा देखा तो मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि रियासत जो है उसकी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। तो कैसे करोड़ों अफराद ने इतना बड़ा जलसा किया जिसे पाकिस्तान में भी लोगों ने वीपीएन ऑन करके देखा और दुनिया भर में जो कहा जा रहा था कि 30 ममालिक में जाएगा वो भी देखा गया। कराची में असतज़ा हो अगर वो अपने हकूक के लिए निकलें, अपनी नौकरियों के लिए, या वो अफराद जिनको पैसे लेके जाली भर्तियां की गई वो हो, या मुख्तलिफ सियासी जमातों की बिलखुसूस एमक्यूएम की खवातीन अगर अपने हकूक के लिए प्रेस क्लब या वजीर आला हाउस के सामने मुजाहरा करने जाएं तो उनके ऊपर फायरिंग की जाती है स्ट्रेट। बिल्कुल ये कोई ढका छुपा नहीं है, सब कुछ नेट पे हर चीज मौजूद है। असतज़ा ने मुजाहरा किया तो उनके ऊपर वाटर कैनन से जो है पानी छोड़ा गया। वो अफराद जो पैसे देके भर्ती होने आए थे और पता चला उनको जाली अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, आगा सिराज दुरानी के हवाले से जो लोग जमा हुए थे उनके ऊपर भी फायरिंग की गई और उनके ऊपर भी पानी छोड़ा गया। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो लोग जिन्होंने 9 मई की हो, वो 9 मई जिसको हमारी रियासत ने खुद एक नाम दिया कि पाकिस्तान का 9/11 है, तो सोचने की बात है कैसे 1 करोड़ लोग जो हैं वो जलसा करते रहे, उस जलसे में शरीक होते रहे और वो जलसे में किसी किस्म का कोई एक फायर तो दूर की बात, वाटर कैनन तो दूर की बात, एक पत्थर भी किसी को आके नहीं लगा। और लोगों ने जितना देर जलसा करना था उन्होंने जलसा किया और वो साथ खैरियत के, अल्लाह उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, परवरदिगार हर एक को हर आफत से हर बला से महफूज रखे, हमारे भाई हैं। लेकिन सिर्फ मिसाल के लिए
کہ اتنا فرق کیوں, ایک ہی ملک کے اندر دو قانون کیوں. اس وجہ سے میں ان کی مثال دے رہی ہوں. تو وہ اپنے گھروں کو بھی گئے, رات کو چین سے سوئے بھی, نہ ان کے گھروں میں رات کو ڈھاٹے باندھ کے کوئی آیا, نہ ہی کوئی سیڑھیاں لے کر آئے ان کے گھروں میں, چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے گھروں میں کودے, یا ان کی ماں بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کی, یا ان افراد کو اٹھا کے لے گئے جنہوں نے جلسے میں شرکت کی تھی. تو یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے میرا سوال بنتا ہے. ایک اور مثال آپ کو میں دوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے راؤ انوار کو کریٹ کیا گیا. راؤ انوار نے دھانسو قسم کا بیان دیا چینل پہ بیٹھ کے. اس کے بعد تھوڑا دن پہلے دو سینئر ترین کرائم رپورٹر جناب مبشر صاحب اور فہیم صدیقی صاحب, انہوں نے وہ انکشافات کیے کہ آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے. یہ سب ہونے کے باوجود آج میرے خیال سے 20 دن سے اوپر ہو گئے, کیا اداروں کو جنہوں نے خود ہی یہ پروگرام کریٹ کروایا ہے, کیا ان کو جواز نہیں ملتا کہ وہ جس طرح سے بانیان پاکستان کی اولادوں کی منتخب جماعت کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں کئی سالوں سے, نیٹوں کا اسلحہ نکل آیا, کنویں سے اسلحہ نکل آیا, پانی کے ٹینک سے اسلحہ نکل آیا, تو کیا 20 دن بہت نہیں ہے اتنے معتبر لوگوں کے انکشافات کے بعد راؤ انوار, سینئر جرنلسٹ مبشر اور فہیم صدیقی, یہ تین اہم پاکستانی معاشرے کے افراد, ان کی بیانات کی روشنی میں کیا اب تک بلاول ہاؤس جو اطراف کی پوری زمینیں زبردستی انہوں نے قبضہ کر لیے لوگوں کے گھر, اور آگے راستے میں اتنا بڑا قلعہ نما جو گورنمنٹ کی بنائی ہوئی سڑکیں جس پہ چلنے کا لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں, ان سڑکوں کو انہوں نے گھیر کے ایک بہت بڑا سا قلعہ نما بنا لیا ہے. کیا ہمارے جو مائی باپ ہیں جو ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کیوں اب تک بلاول ہاؤس میں جا کے گھس کے آپریشن نہیں کیا گیا, کیوں وہاں کے پانی کے ٹینک سے اسلحہ برآمد نہیں کیا گیا, کیوں اس دیوار کو نہیں توڑا گیا جو گورنمنٹ کی بنائی ہوئی روڈ ہے اور اس کو قبضہ کر کے دیوار بنا دی گئی ہے. ایسا اب تک کیوں نہیں ہوا, میرا سوال ہے. ڈاکٹر عاصم کی GIT رپورٹ سب کے سامنے, عزیر جان بلوچ کے بیانات سب کے سامنے. ناظرین, آپ خود میرے سوالات کا فیصلہ کیجئے کہ میں ایک چھوٹی سی معمولی سی رپورٹر ہوں, اور اگر میں نے لوگوں کے عوام کے موقف لیے کہ وہ الیکشن میں ووٹ کس کو دینا چاہتے ہیں اور کیا الطاف حسین پہ سے پابندی ہٹنی چاہیے, اگر میں نے عوام کا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچایا تو میری زبان جو ہے وہ بند کرا دی گئی. لیکن راؤ انوار نے جو بتایا, مبشر صاحب نے جو بتایا, فہیم صدیقی نے جو بتایا, تو کیوں نہیں اب تک اس جماعت کے خلاف آپریشن کریٹ کیا گیا جو کہ ملک سے بقول راؤ انوار کے 700 کھرب روپیہ پاکستان کی دولت لوٹ کر لے گئے. یہی سین ہم نے اس وقت دیکھا جب پاکستانی عدالتوں نے نواز شریف کو مجرم قرار دیا, مفرور قرار دیا گیا, تو نہ تو جاتی امراؤ پہ بلڈوزر چلا, نہ ہی ان کے تنظیمی سیٹ اپ کے جتنے بھی جس طرح سے سیکٹرز اور یونٹ آفیسز ہوتے ہیں ایسے آفیسز کو بلڈوز کیا گیا. اور ہم نے 9 مئی کو دیکھا جو ہماری پاک فوج کی جانب سے ایک جملہ کہا گیا کہ پاکستان کا 9/11 ہے, اب تک بنی گالا کیوں سلامت ہے, اب تک PTI کے تمام دفاتر کیوں سلامت ہیں. تو ناظرین, میری زبان بند کرا دی گئی, یہ جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کا کچھ نہیں کیا جاتا. میں پاکستان کی بیٹی ہونے کے ناطے احساس محرومی کا شکار ہو رہی ہوں اور سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو صرف اور صرف مسئلہ اور نفرت بانیان پاکستان کی اولادوں سے ہے, کیونکہ جتنے بھی اقدامات کرنے ہیں, جتنے بھی آپریشن کرنے ہیں, وہ صرف اور صرف مہاجروں پہ کرنے ہیں. تو ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کربلا معلیٰ جاتی ہوں ہر سال, اور ذریعے امام حسین علیہ السلام پکڑ کے ہمیشہ کہتی ہوں کہ مولا پاکستان کو بچا لے, مولا پاکستان کی خوشحالی ترقی, پاکستان کو بھی خوشحال اور ترقی پذیر بنائے, مولا پاکستان میں کوئی اپنا سید زادہ ایسا پاورفل بااختیار لے آئیں کہ پاکستان میں غریب مظلوم عوام کو ان کے دروازے پہ انصاف ملے, ان کو بنیادی سہولتیں ان کے دروازے پہ ملیں,
اور پاکستان جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے. اور جو میں دعا کرتی تھی کہ مولا اپنا کوئی سید زادہ جو ہے اس ملک پر حکمران بنائے, پاورفل اور با اختیار. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاک فوج کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب سید عاصم منیر صاحب, جو کہ نہ صرف سید زادے ہیں بلکہ حافظ قرآن ہیں. ان کے سینے میں قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے, اور جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ عوام کے لیے بہتری لائیں گے, عوام کے لیے جو ہے اچھے اقدامات کریں گے اور عوام کو انصاف فراہم کریں گے. تو قوم کی بیٹی, مہاجر قوم, پاکستانی قوم کی بیٹی, آپ سے عاصم منیر صاحب دس برستہ کہوں گی کہ عاصم منیر صاحب, پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو مظلوم ایک قومیت ہے وہ ہے بانیان پاکستان کی اولاد. بانیان پاکستان کی جو اولادیں ہیں ان کو نہ صرف دیوار پہ لگایا جا رہا ہے بلکہ لوگوں کا بس نہیں چل رہا کہ ان کے منہ سے نوالا بھی چھین لیں. تعلیمی اداروں میں کوٹا سسٹم کے نام پہ ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. سرکاری نوکریاں ان کے لیے نہیں ہیں, پانی کی سہولت ان کے لیے نہیں ہے, گیس کے لیے وہ پریشان ہے. ہر چیز کے لیے جو ہے بانیان پاکستان اس وقت سسک رہے ہیں. آپ سید زادے ہیں, حافظ قرآن ہیں, خدا را پورے پاکستان کی مظلوم عوام کی ساتھ انصاف کیجئے, اور بالخصوص بانیان پاکستان کی اولاد کے ساتھ جو یہ دوہرا نظام رکھا جا رہا ہے, دوہرا سسٹم رکھا جا رہا ہے, اس کو ختم کیجئے. اور اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو ایک بہن کی بیٹی کی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ سب کو ہم سے نفرت ہے, بانیان پاکستان کی اولادوں سے آپ لوگوں کو ہم سے نفرت ہے, ہم سے ہی مسئلہ ہے, تو نادرا کا آپ کے پاس دفتر ہے, اس کے اندر سب کا ڈیٹا موجود ہے کہ کون کون بانیان پاکستان کی اولادیں کیا زبان بولتے ہیں, کہاں کہاں رہتے ہیں. آپ وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے تمام بانیان پاکستان کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک ہی دفعہ بم سے اڑا دیجئے. نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری, کیونکہ روز یہ گھٹ گھٹ کے مرنا, روز جینا, روز مرنا, یہ اب سہا نہیں جاتا. اپنی قوم کے مسائل دکھ دیکھے نہیں جاتے, اور پھر نہ بولنے کی آزادی ہے نہ کچھ کرنے کی. تو دونوں میں سے ایک کام آپ کر دیجئے, یا تو بانیان پاکستان کی اولاد کو بھی اپنا سمجھے اور ان کے ساتھ انصاف کیجئے, یا پھر ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیجئے. آج میں تھوڑی تلخ ہو گئی ہوں, میرے ناظرین بھی شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی تلخ ہو گئی ہوں. تو جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر کراچی میں اب آپ دیکھیں ٹارگٹ کلنگ کا سوئچ آن ہو گیا ہے, روزانہ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ, مذہبی بنیادوں پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جو ان سے بچ رہے ہیں تو ان کو موبائل چھیننے کے بہانے مارا جا رہا ہے. تو روز گھٹ گھٹ کے جینے سے, روز مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ بندہ جو ہے دار فانی سے کوچ کر جائے. اور یہ سب حالات دیکھ کے جو بھی پاکستان کا اور کراچی کا درد رکھتا ہے وہ شاید میری ہی طرح تلخ ہوگا. آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. میری کوئی بات میرے کسی بہن بھائی کو بری لگی ہو تو معذرت چاہتی ہوں. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.